ज़हन स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी साथियों। तो आप सभी को हम बता दें कि यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 की प्रिपरेशन के सीक्वेंस में हम लोगों ने जो है टोटल 5 सेट यानी कंप्लीट 500 क्वेश्चंस जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का मिला करके हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिसका कि प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा और हमारे चैनल पे सोनू सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और वहां पर जाकर के आप अपनी जो भी पीछे की क्लासेस छूटी हुई हैं उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। और अगर हम बात करें उनके पीडीएफ और नोट्स की तो वो आपको सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर कोर्स के अंदर मिल जाएगा। तो सोनू सर क्लासेस ऐप उसके लिए सभी बच्चे जो है ज्वाइन कर लें साथियों, ठीक है। तो हमने अब तक टोटल सेट 5 तक कंप्लीट कर लिया है। ये जो हमारा सेट है साथियों, ये सेट नंबर 6 है हमारा। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 में कंटिन्यू करेंगे और हम लोग इस जो पार्ट है इस पार्ट की क्लास में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। 25 क्वेश्चन हम लोग मैथ्स के करेंगे और 25 क्वेश्चन जो है साइंस के हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों जो है टोटल 50 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मैथ्स के साथ, ठीक है, और एंडिंग करेंगे हम लोग केमिस्ट्री के साथ साथियों, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग इसका 50 क्वेश्चन जो कि 25 क्वेश्चन होगा मैथ्स का और 25 क्वेश्चन जो कि होगा फिजिक्स का, उसको जो है हम लोग साथियों कंप्लीट करने वाले हैं, उसको कवर करने वाले हैं। तो जो भी बच्चा जो है अभी तक मिस कर दिया हो पिछले किसी भी क्लास को, वो प्लेलिस्ट के थ्रू अपना जो पिछला क्लास है वो जो है कंप्लीट कर सकता है साथियों। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये आप देख पा रहे हैं कि ये 14 जून का आपका क्वेश्चन पेपर है और टेस्ट टाइम अगर हम बात करें तो थर्ड शिफ्ट शाम के 4 बजे का है, ठीक है। ये अपना सेंटर वगैरह और कैंडिडेट का डिटेल वगैरह दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है फैक्टराइज 9x² प्लस 12xy, है ना। कह रहा है ना कि यहाँ पर 9x² प्लस 12xy का गुणनखंड कीजिए, है ना। तो गुणनखंड कौन सा है ये आप सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ठीक है। तो गुणनखंड करने के लिए देखिए कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ आपका 3 और x कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से भी, है ना, दोनों जगह से 3x कॉमन लिया जा सकता है। तो अगर हम 3x कॉमन लें तो यहाँ 9 है तो 3 बच जाएगा, x² है तो x बच जाएगा, और यहाँ से 3x कॉमन ले तो 3 चौका 12 होता है, 4 बच जाएगा, x हम कॉमन ले रहे हैं, बचेगा क्या, y। तो इसका फैक्टराइजेशन होकर के यहाँ पर क्या आपको मिलेगा, 3x ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y। तो राइट आंसर जो होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए साथियों आप सभी के स्क्रीन पे है और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1000 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स इज टू 2,56,000। फाइंड द नंबर्स, फिर वो नंबर फाइंड करिए क्या होंगे। कह रहा है दो संख्याओं का योग जो है वो 1000 है और उनके वर्गों का अंतर जो है वो 256,000 है या 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि कौन सी वो संख्याएं हैं। तो ये बहुत सिंपल सा मैटर है, समझिएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनको अगर हम जोड़ते हैं तो वो क्या आता है, 1000 आता है। और उनका अगर हम स्क्वायर करके अगर हम डिफरेंस ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, 2,56,000 आ जाता है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर a² माइनस b² है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो देखिए आपका a प्लस बी ऑलरेडी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ निकल रहा है जो कि क्या है, 1000 है, ठीक है, इनटू a माइनस बी आपको पता करना है। तो आप देखिए यहाँ पर दो नंबर्स ए और बी आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए ये ए है ये बी है, जिनके डिफरेंस में क्या आना चाहिए, देखो 2,56,000 आना चाहिए a² माइनस b², जिसमें से देखो लास्ट के 3 जीरो यानी 1000 हमारे पास है। हमारे पास सिर्फ कितना आना चाहिए यहाँ, 256, ताकि ये क्या हो जाए, 2,56,000 गुणा होकर के हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर a माइनस बी का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2,56 आना चाहिए। तो अगर आप चेक करोगे
तो 628 में से अगर हम 372 को माइनस करें तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। 256 आ जा रहा है पहले ही ऑप्शन में। इट मींस दैट यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। 628 माइनस 372 करने पे 256 आ रहा है, जो कि वैल्यू किसकी दे रहा है, ये ए माइनस बी की दे रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। कह रहा है इफ पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x माइनस 4y बराबर 8 तथा kx प्लस 3y बराबर 7 आर पैरेलल टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ k इज, है ना। तो k का क्या मान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। रेखा युग्म 2x माइनस 4y बराबर 8 और kx प्लस 3y बराबर 7 परस्पर समांतर हैं, तो k का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, दो अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी जो ये x और y की जो कोफिशिएंट वाली वैल्यू होगी ना, इतना पार्ट सेम होगा, ये पार्ट जो है सेम होगा, ठीक है। तो इतना पार्ट अगर हमें सेम करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कैसे दोनों को सेम बनाया जा सकता है। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे माइनस का 4y है और यहाँ का पे प्लस का 3y है, तो या तो हम इसे माइनस को प्लस में चेंज कर दें या तो प्लस को माइनस में चेंज कर दें। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 3y है, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा करें कि या तो दोनों बराबर हो जाए, 3y 4y आपस में बराबर हो जाए। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस इक्वेशन में माइनस के 3 का गुणा कर लें और यहाँ के इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 माइनस के 3 का मल्टीप्लाई 2x में होगा तो 3 2 जा 6x हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 3 12y हो जाएगा, बराबर में 8 3 का 24 यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो 4kx हो जाएगा प्लस 4 3 12y हो जाएगा और बराबर में 7 चौका 28 हो जाएगा। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है। जहां पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका ये 12y और ये 12y आपस में सेम है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस का 6 है और यहाँ पे 4k है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो माइनस का 6 बराबर 4k हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो k बराबर में माइनस का 6/4, तो k बराबर में 2 तिहाई में 6 और 2 दूनी में 4, यानी माइनस का 3/2 आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है इफ 2 cos 3 थीटा बराबर 1 देन थीटा इज इक्वल्स टू, तो फिर थीटा किसके बराबर होगा ये सवाल है। यदि 2 cos 3 थीटा बराबर है 1 के, तो थीटा किसके बराबर होगा ये आप सभी से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थीटा का ऐसा क्या वैल्यू रखा जाए कि जो 2 cos 3 थीटा की वैल्यू है वो 1 आ जाए, ये हमको ऑप्शन में रख रख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो हम cos 3 थीटा की क्या वैल्यू रख दें कि वो 1/2 के बराबर हो जाए, ताकि ये देखना पड़ेगा ताकि यहाँ पर जो 2 है वो आपस में कट जाए, 2 से 2 और 1 आ जाए। यानी ओवरऑल हमको प्रयास करना है कि cos 3 थीटा की वैल्यू कितने के बराबर करना है, 1/2 के बराबर करना है ना। तो कॉस में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे सर 60 डिग्री की वैल्यू जो है 1/2 के बराबर होती है, यानी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 3 से 60 कटेगा कितने बार में, 20 बार में। तो 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, यानी 20 डिग्री यहाँ पे थीटा का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 20 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 20 डिग्री जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ्स का। कह रहा था सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। फिर वो नंबर फाइंड करिए क्या होगा। क्वेश्चन देखिएगा साथियों क्या कह रहा है, किसी प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग 156 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या क्या होगी। एक किसी प्राकृतिक संख्या और उसके वर्ग का योग 156 है, तो देखिए आप ऐसा संख्या देख लीजिए ऑप्शन में से कौन सा है जिसके स्क्वायर में अगर उसको जोड़ा जाए तो 156 आ जाए, है ना। मतलब ए मान लीजिए कोई संख्या है तो उसका स्क्वायर करके उसमें ए जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 156 आना चाहिए। तो ऐसा देखिए हमको 12 दिख रहा है जी, चूंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो लगभग 156 के पास है।
प्लस इसमें 12 जोड़ें तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 12 जोड़ोगे तो 156 आपको मिल जाएगा। 4 2 6, ठीक है, 4 1 5 और 156 यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए साथियों, आप सभी की स्क्रीन पे है। कह रहा था वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज। कह रहा है कि कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है ना। तो देखिए साथियों, कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, का स्क्वायर कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर आपका 1/4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 2 और 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 आपका ऊपर। 2 से 4 2 बार में कैंसिल होगा, 2 का 1 में गुणा होगा 2 आएगा, और 4 से 4 एक बार में कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। ठीक है, 3 2 5 1 6, तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 6/4, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो 2 तिहाई में 6, 2 दूनी के 4, यानी 3/2 आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3/2 इज द राइट आंसर। 3/2 जो है बिल्कुल आपका साथियों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18। When 63 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. कह रहा है, हिंदी में सवाल सुनिएगा, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 18 है। संख्या में से 63 घटाने पर संख्या के अंक आप अपना स्थान बदल लेते हैं, तो संख्या ज्ञात कीजिए क्या होगी। मान लीजिए ए बी एक संख्या है जिसमें ए इंटू बी अगर करते हैं तो 18 आ रहा है, और अगर ए बी में से 63 घटा लेते हैं तो ये बी ए हो जाता है। यही सवाल कह रहा है कि बताइए ऐसी कौन सी संख्या दी गई चारों ऑप्शन में से है। तो देखो 92 है, अगर आप 9 इंटू 2 करोगे तो 18 आ जाएगा, क्लियर है। 92 है, इसमें से अगर आप 63 घटाओगे तो ये 29 हो जाएगा, तो यही करेक्ट आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर होगा 92, है ना। अब देखो 81 है, ये आपको 8 एकम आपका 8 इंटू 1 मतलब आप सिर्फ 8 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा नहीं। 7 दूना 14 होता है, ये भी नहीं होगा, और 7 9 63 होता है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नंबर ए, आप ऐसे भी डायरेक्टली आंसर कर सकते थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन से संबंधित सवाल है आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। चार ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर दिया हुआ है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहां से ओपन करते हैं हम लोग फटाफट से। तो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो 3a² b प्लस 3ab², है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन करके, माइनस इसी प्रकार से अगर आपका यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो इसको कैसे कर लोगे यहाँ पे। तो सिंपली वही सेम है, बस जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², है ना। तो ओपन करने पे यहाँ प्लस आ जाता है, ब्रैकेट को जो पहले लिखा था ना जिस फॉर्म में, इससे पहले फॉर्मूला, उस फॉर्म में लिखने पे माइनस आता है सभी जगह, और ओपन करने पे यहाँ पे बस प्लस आ जाता है। अब देखो इसको हम ओपन करेंगे दोनों ब्रैकेट्स को, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और माइनस 3ab² हो जाएगा यहाँ पे। तो जो कट रहा है वो काट दो यहाँ पे। देखो a क्यूब से a क्यूब खत्म, ठीक है। इसके बाद 3ab² से 3ab² खत्म, तो बचेगा क्या, 2b³ और 3 और 3 मिल करके यहाँ पे 6a²b, ये बच जाएगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ से 2 कॉमन कर लें अगर, तो बचेगा b³ प्लस 2 3 जा 6a²b, ये बच जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 ब्रैकेट में b³ प्लस 3a²b, इट मींस दैट ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन से संबंधित है। यही कह रहा है इसका मान बता दीजिए, है ना। सिंप्लीफाई यानी कि इसको
जो है सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके बताना है। तो देखिए रूट के अंदर दोनों वैल्यूज हैं तो इनका मल्टीप्लाई हो सकता है, 27 इंटू 6 लिख सकते हैं एक साथ रूट में। यहाँ पर अगर हम 27 को लिखना चाहें तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 6 को लिखना चाहें तो 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। तो देखो ये दो दो का पेयर बना रहे हैं 3, तो 3 × 3 बाहर आ जाएंगे और आपका स्क्वायर रूट से, और यहाँ पर मतलब ये 9 है, ये 9 है, परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, तो 2 बाहर, मतलब कि 9 बाहर आ जाएगा, सीधा सा बात है। ठीक है, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा 2, तो 9√2 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9√2 जो है यहाँ पर बिल्कुल इसका सही सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। अगला सवाल ये है आपका, फॉर विच वैल्यू ऑफ के 0.8, 3, माइनस के एंड -5, 9 आर कोलिनियर। कह रहा है के किस मान के लिए 8, 9, 3, माइनस का के और -5, 9 संरेखीय हैं, यानी कोलिनियर हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। देखिए कोलिनियर की कंडीशन को चेक करने के लिए आप क्या करिए, किसी भी एक निर्देशांक को पकड़िए और उस निर्देशांक के साइन को बदल करके सबके नीचे लिख दीजिए। जैसे ये 8 प्लस में 8 प्लस में 9 है ना, तो -8 -9 लिखेंगे और सभी के नीचे ये कर देंगे, है ना, और एक्स की वैल्यू एक्स में और वाई की वैल्यू वाई में जोड़ देंगे। तो ये देखो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0,0। 3 में से 8 घट जाएगा तो -5 आएगा। माइनस के में -9 जुड़ जाएगा तो -9 हो जाएगा। और -8 -5 में जुड़ेगा तो -13 आ जाएगा, और +9 -9 में जुड़ेगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है फॉर कोलिनियर कंडीशन। ठीक है, तो आपका जो पास पास वाला होता है उसका साथ में गुणा कर देते हैं, चूंकि ये टोटल वैल्यू माइनस में है और ये टोटल वैल्यू माइनस में है, तो माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। 13 के और +9 × 13 यहाँ पे प्लस में आ जाएगा, है ना, ये ब्रैकेट में आता है आपका। और माइनस का ये दूर दूर की वैल्यू आपस में गुणा होके घट जाती है। अब चूंकि घटाने के लिए कुछ है नहीं, जीरो का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो 0 आ जाएगा, तो ये बराबर किसके आएगा, 0 के, इसलिए आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये वैल्यू 0 के बराबर है। तो 13 के बराबर में माइनस का ये दूसरी तरफ अगर हम भेजेंगे तो -9 × 13 हो जाएगा, 13 से 13 खत्म हो जाएगा और के बराबर -9 बच जाएगा, है ना, के बराबर में -9 बच जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज -9। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, -9 हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है इफ द गिवन the data is in the ascending order and its median is 63, then the value of x is, फिर x का वैल्यू इसमें क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि यदि निम्न आरोही क्रम में हो तथा इनकी माध्यिका 63 है तो x का मान है 34, 37, 53, 55, x x+2 या 77, 83, 89 या 100 क्या है बताइएगा साथियों। और सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे उन सभी साथियों तक पहुंचाइएगा जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025, आईआरटी प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइएगा साथियों कौन सा करेक्ट आंसर होगा। देखिए माध्यिका मैंने निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका बताया कि माध्यिका जो होता है वो बिल्कुल बीच बीच वाली संख्या होती है। आप एक काम करिए, चेक करिए कुल कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो 10 संख्याएं हैं तो बीच में 2 संख्या आएगी, 4 लेफ्ट साइड से हटा दीजिए और 4 राइट साइड से हटा दीजिए। तो अगर आप यहाँ से लेफ्ट और राइट से 1 2 3 4 संख्या को हटाएंगे, यहाँ 1 2 3 और 4 संख्या को हटाएंगे, तो बीच में x और x+2 आएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पर ये किसके बराबर होंगे, 63 के। तो x x मिलकर के 2x+2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर में 63, 63। और इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे, अगर सिंप्लीफाई करोगे आप, तो यहाँ पर x+1 बराबर क्या आ जाएगा, 63। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर में 63 - 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 62 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 62, है ना, 62 इज द करेक्ट आंसर। x की वैल्यू क्या है, 62 है। क्लियर है सभी को। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू 1/3 देन वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी अपॉन 3a प्लस 2b, है ना। कह रहा है कि a बटा b का मान 1/3 है, तो 3a प्लस बी अपॉन 3a प्लस 2b का मान बताइए क्या होगा। a का वैल्यू 1 रखिए, b का वैल्यू 3 रखिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो 3 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस b का वैल्यू 3 बटा 3 गुणा a का वैल्यू 1 प्लस b का वैल्यू 3, 3 प्लस 3 मतलब 6, 3 दूना 6 3 9, 3 दूना 6 3 तिहाई में 9। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है साथियों, बहुत ही जबरदस्त सा सवाल है, इसका आंसर दीजिएगा। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 2x प्लस 3y बराबर 6 एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज। कह रहा है रेखा 2x प्लस 3y बराबर 6 और निर्देशांक अक्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास दो एक्सिस हैं, x और y एक्सिस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसमें कोई एक लाइन ऐसे जा रही है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सिंपल सा बात है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब भी आपको एक लाइन की इक्वेशन देकर के एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछे, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ ले, तो क्या हो जाता है, वो सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है, याद रखिएगा मॉड के अंदर। ठीक है, तो सी स्क्वायर मतलब आपका सी क्या है, यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ए एक्स प्लस बी वाई और बराबर में सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर बटा 2 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 3, ये आपको मिलेगा। तो 6 गुणा 6 बटा 2 गुणे 2, 2 तिहाई में 6 लिख सकते हो, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 3 स्क्वायर यूनिट जो है आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 3 स्क्वायर यूनिट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 3 स्क्वायर यूनिट, यानी कि 3 वर्ग इकाई आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा ट्राइंगल का। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा साथियों, आप सभी के स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है द सम ऑफ सीरीज 5, 10, 15, 20, डॉट 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 100 इज। तो इस सीरीज का सम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हिंदी में सवाल अगर दिखाएं आपको, तो हिंदी में सवाल है कि श्रेणी 5, 10, 15, 5 का टेबल लिखा हुआ है 100 तक का योगफल क्या होगा। तो अगर आप देखोगे तो पहला टर्म इसमें 5 मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस 10 में से 5 घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्म अगर देखोगे आप तो 100 को 5 से भाग करोगे तो 5 से ये 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 20 मिल जाएगा, सीधा सा बात है, 5 का टेबल दिख रहा है ये। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स का अगर फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो यहाँ पर लगेगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, यानी कि पहला टर्म और लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है 100 है, ये फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कर लीजिए। तो सम ऑफ एन टर्म यानी कि आपका 20 टर्म, 20/2 ब्रैकेट में पहला टर्म 5 और अंतिम टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। ठीक है, सॉल्व कर लो तो 2 से कट जाएगा 20 10 बार में, और 5 जुड़ जाएगा 100 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 105, 105 में 10 का गुणा कर देंगे, तो सम ऑफ एन टर्म जो हो जाएगा वो 1050 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1050 हो जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, 30th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 इज, है ना। कह रहा किसी समांतर श्रेणी में 10, 7, 4 का 30वां पद क्या है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है ना। तो पहला पद क्या है 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 7 माइनस 10 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपसे कह रहा है 30वां टर्म यानी कि n बराबर 30 है, तो tn फॉर्मूला, nवां टर्म का फॉर्मूला होता है tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो 30वां टर्म चाहिए, तो t30 बराबर में पहला टर्म 10 प्लस n-1 यानी 30 में से एक घट जाएगा तो 29 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए और आंसर करिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अगर 29 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 3 का, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 9 3 का 27 और 3 दूना 6, 6 2 8 यानी 87 माइनस का ये हो जाएगा। ठीक है, t30th बराबर में, अब देखिए यहाँ पे अगर 87 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा आपका,
यहाँ पे लिखिए फटाफट से। तो यहाँ पर आ जाएगा T30 बराबर में माइनस का 77। तो राइट आंसर जो होगा माइनस का 77, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। माइनस का 77 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला सवाल कह रहा है इन ट्राइंगल ABC, BC बराबर AB एंड ट्राइंगल B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री देन एंगल A विल बी, है ना। तो ट्राइंगल एंगल A कितना होगा ये आपसे पूछा है। ट्राइंगल ABC यानी कि त्रिभुज ABC में BC AB के बराबर है। अगर एंगल B 80 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। मान लो हमने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, हमने एक ट्राइंगल बनाया और इसका नाम रखा मान लो ABC। एंगल बी क्या है, मान लो 80 डिग्री है। कह रहा है कि BC AB के बराबर है, BC जो है वो AB के बराबर है। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, मतलब ये x है तो ये भी x है। और किसी त्रिभुज के अंदर कुल कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो x और x मिलकर 2x प्लस 80 मिलकर के कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो 180 में से 80 चला जाएगा, कितना बचेगा, 100 बचेगा। 2x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से 100 को भाग करेंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री। करेक्ट आंसर इज 50 डिग्री। राइट आंसर इज 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, a train travels one place to another place with a speed of 60 km per hour and returns with a speed of 40 km per hour. What is the average speed of train in the complete journey? कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से की जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। तो रेलगाड़ी की पूरी यात्रा में औसत चाल कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। मान लो कि डिस्टेंस है ए बी के बीच की डिस्टेंस जो है x किलोमीटर की है, ठीक है। तो x किलोमीटर ट्रेन जाती है और x किलोमीटर ट्रेन आती है, ठीक है। टोटल कितना चलती है ट्रेन, 2x, तो कुल दूरी 2x हो जाएगी। जाने में x किलोमीटर में जो उसकी रफ्तार होती है वो 60 होती है और आने में जो उसकी रफ्तार होती है वो 40 होती है ना। तो दूरी को अगर हम चाल से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। इससे ही यहाँ पे हमने ये फार्मूला लिया है। तो T1 जो टाइम हमने लिया वो जाने में कितना, x बटा 60, और T2 जो टाइम लिया हमने वो आने में x बटा 40 ले लिया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, इतना आप समझ गए होंगे। 2x बटा में, अब यहाँ पर देखिए 60 और 40 का एलसीएम लेंगे 120 आ जाएगा। 120 को 60 से भाग करेंगे, 2 बार में जाएगा 2x आएगा, और 40 से 120 को काटेंगे 3 बार में जाएगा 3x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड हम निकाल रहे हैं, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाइड बाई 120 डिग्री और अपॉन में 3 प्लस 2 मतलब 5x आ जाएगा। x से x कैंसिल, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 चौका 20, 24 गुणा 2 मतलब 48 kmph आ जाएगा, नहीं किलो 48 किलोमीटर पर घंटा, है ना, पर हावर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 48 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल में देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है, in the given figure angle BAC is equals to 42 degree, then find angle BCD where CD is the tangent of the of circle, है ना। कह रहा है दिए गए चित्र में एंगल BAC 42 डिग्री है, जहां CD वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो एंगल BCD कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये जो सवाल है ये टेंजेंट कॉर्ड एंगल थ्योरम से संबंधित है। इसमें जो टेंजेंट के साथ ये जो कॉर्ड मतलब ये जो जीवा बीसी जो एंगल बनाती है, वही जस्ट इसके सामने वाला इंटरनल जो ट्राइंगल के अंदर एंगल बनता रहता है वो सेम होता है। मतलब इस आप फिगर के अकॉर्डिंग सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि जो एंगल बी ए सी होगा वो बराबर होगा एंगल बी सी डी के बराबर, अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट कॉर्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट कॉर्ड एंगल थ्योरम। तो राइट आंसर क्या होगा, 42 डिग्री, सेम 42 डिग्री होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है इन ट्राइंगल एबीसी इफ 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी, कैलकुलेट एंगल ए बी एंड सी। अब देखिए साथियों, अगर त्रिभुज एबीसी में यदि 3 एंगल ए बराबर 4 एंगल बी बराबर 6 एंगल सी है, तो एंगल ए बी और सी का मान आपको बताना है। देखिए हमारे पास है 3 एंगल ए बराबर में 4
एंगल बी बराबर में 6 एंगल सी। हम क्या कर रहे हैं, 3 4 और 6 का एलसीएम लेके भाग दे देंगे। 3 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो 12 से हम भाग कर दे रहे हैं। 3 से 12 जाएगा 4 बार में तो बटे में 4 आ जाएगा। 4 से 12 जाएगा 3 बार में तो यहाँ 3 आ जाएगा। और 6 से 12 जाएगा 2 बार में तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब मान लीजिए यहाँ पे माना के, ये के बराबर है, तो यहाँ पर हमें ए बी सी की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। एंगल ए बटा 4 बराबर के करेंगे, जब हम लेंगे के को लेंगे और एंगल ए बटा 4 लेंगे तो एंगल ए बराबर 4 के मिल जाएगा। इसी तरीके से एंगल बी बराबर 3 के मिल जाएगा। इसी प्रकार एंगल सी बराबर 2 के मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर चूंकि ये त्रिभुज के एंगल हैं तो 4 के 3 के और 2 के, 4 के 3 के और 2 के, इन तीनों को जोड़ने पे एक त्रिभुज के अंदर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री। तो 4 3 7 2 9 यानी 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो के बराबर 9 दूना 18 20 डिग्री हो जाएगा। यानी वो एंगल कितने हो जाएंगे, 4 के मतलब 4 गुणे 20, 3 के मतलब 3 गुणे 20 और 2 के मतलब 2 गुणे 20। तो सॉल्व कर लो। 4 गुणे 20 मतलब 80 और यहाँ पे 60 और यहाँ पे 40, तो 80 60 और 40। करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी में होगा। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, देखिएगा। कह रहा अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर and height 12 centimeter melted and converted into a cone of radius 3.5 centimeter, then height of the cone is। कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु में परिवर्तित किया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी बताइए, शंकु की ऊंचाई क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए सिलेंडर में आपको रेडियस दे रखा है जो कि 7 सेंटीमीटर है, आपको हाइट दे रखा है जो कि 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर रेडियस ऑफ कोन दे रखा है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है। और आपसे क्या पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई बताइए, यानी हाइट ऑफ कोन आपसे कह रहा है कि बताओ क्या होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगर कोई वस्तु को पिघलाकर दूसरी किसी वस्तु में बदला जा रहा है तो आयतन ही समान रहेगा दोनों का, है ना। उन दोनों का क्या समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों का। तो एक सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और एक कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब देखो यहाँ जो कटेगा वो काट देंगे सबसे पहले, जैसे पाई से पाई खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 गुणा 7, और हाइट कितनी है 12, तो 12 लिख देंगे बराबर में 1/3। अब देखिए आर जो कोन की वैल्यू है, कोन के त्रिज्या की, ठीक है, वो 3.5 है। इसको आप जो है आप लिख सकते हैं 7/2, 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 7/2 गुणे 7/2 कर लेंगे क्योंकि आर स्क्वायर है, और इंटू एच तो हमें पता ही करना है। तो देखो ये 7 से ये 7 कैंसिल, ये 7 से ये 7 कैंसिल, और यहाँ पर 4 3 12 का गुणा हो जाएगा, तो एच बराबर में क्या हो जाएगा, 12 गुणे 12, यानी एच बराबर में आपका 144 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर में लिखेंगे तो 1.44 मीटर आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा 1.44 मीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एडी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वो ट्रू है। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके लिए कंडीशन कौन सी सही है, एक एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ए से बीसी के बिंदु डी पर लंब एडी डाला गया है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि इक्विलेटरल है, यानी इसकी सभी भुजाएं एक समान है, बराबर है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ शीर्ष ए से हम बिंदु डी पर एक यहाँ पर लंब डालते हैं तो ये एडी हो जाएगा, जो कि एक तरीके से हाइट भी है इसका इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। अब अगर हम ट्राइंगल क्या लें, ट्राइंगल यहाँ पे ए बी डी लें, है ना, तो इन ट्राइंगल ए बी डी अगर हम इसमें लें तो देखेंगे आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है आपका। तो यहाँ पर जो कर्ण होगा वो बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब और आधार के स्क्वायर के। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर प्लस आपका बी डी के स्क्वायर के, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर देखिए बी डी जो होगा वो बराबर होगा किसके,
डीसी के, है ना, चूंकि ये क्या है, दो बराबर भागों में इसको बांट देगा एडी, ठीक है। तो बीडी बराबर होगा डीसी के, या फिर हम इसे बीसी बाई टू या ए बी बाई टू भी कह सकते हैं, क्योंकि आपका हर साइड यहाँ पे क्या है, इक्वल है, सभी साइड क्या है, इक्वल है। तो देखिए हमारे पास होगा ए बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर प्लस बीडी की जगह पे, देखो यहाँ बीडी है, बीडी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू लिख सकते हैं। अच्छा, बीसी की जगह पे हम क्या, ए बी क्यों लिखे हैं, क्योंकि सभी साइड एक समान है ना, सभी साइड एक समान है। तो ए बी बाई टू, ये ए बी बाई टू का मतलब यहाँ पे आपका बी डी की जगह पे ए बी बाई टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप यहाँ पे, होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे आप तो ए बी का स्क्वायर बराबर में ए डी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बटा टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी का स्क्वायर को वहीं रखेंगे, लेकिन ए बी का स्क्वायर बाई 4 को दूसरी तरफ भेजकर घटा लेंगे। तो ए बी स्क्वायर बटा 4 बराबर हो जाएगा ए डी के स्क्वायर के। चार, अब यहाँ पर 4 का गुणा ए बी के स्क्वायर में होगा, तो 4ab माइनस के ए बी का स्क्वायर बटा 4 होगा यहाँ पे, बराबर में ए डी का स्क्वायर। अब ये 4 को भेज देंगे दूसरी तरफ, यहाँ 4ab में से ए बी स्क्वायर घटेगा तो 3ab आएगा, और दूसरी तरफ भेजने पे 4ad आएगा। तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, 3ab बराबर में 4ad, है ना। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। अगला सवाल कह रहा है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, माफ कीजिएगा, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, देन द एरिया इज, फिर एरिया क्या होगा। कह रहा किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17 रेशियो 25 है, तब तथा इसका परिमाप जो है 540 है सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसे। देखिए अगर हम यहाँ पर रेशियो में वैल्यूज दी गई हैं, अगर सभी में x का गुणा कर दें तो एग्जैक्ट जो है साइड की वैल्यू हो जाएंगे 12x 17x और 25x, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपका, अगर हम ये, चूंकि ये आपका साइड हमें मिल गया, इन सभी को जोड़ दें अगर, तो ये पेरीमीटर के बराबर हो जाएंगे 17x प्लस 25x, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएंगे 540, यानी कि परिमाप के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इस सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो 17 2 19 10 29, और 29 और 25 को अगर हम जोड़ दें यहाँ पे तो 29 1 30 और 30 20 50 4 54, 54x मिल जाएगा आपको। ये 540 के बराबर है, 54 से आपका 54 कैंसिल हो जाएगा और x बराबर आपको 10 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। तो मान लो अगर a b और c आपकी साइड्स हैं ये, तो a बराबर आपको 12 इंटू 10 मतलब 120 आपको वैल्यू मिल रहा है a का, b का वैल्यू 170 मिल रहा है और c का वैल्यू 250 मिल रहा है। और सेमी, चूंकि पेरीमीटर 2s जो है आपका क्या है 540 है, तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 2 से 540 को भाग कर दीजिए, 2 दूनी के 4, 2 सत्ते 14 और 0 यानी 270 सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब आपसे एरिया पूछा जा रहा है, तो एरिया के लिए हीरोन्स फॉर्मूला लगा लीजिए ट्राइंगल का, किसी त्रिभुज का अगर हमें एरिया पता करना है, फॉर्मूला होगा s ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट के अंदर s माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट के अंदर s माइनस सी, है ना। ये फॉर्मूला लगा लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो s की वैल्यू हमें क्या मिल रही है यहाँ पे, s की वैल्यू 270, s माइनस a की वैल्यू, तो 270 माइनस a की वैल्यू 120, और तो 270 में से 120 यहीं घटा लें, चलो नीचे लिख लेंगे s माइनस बी, s माइनस बी मतलब 270 माइनस 170, और नीचे लिख दे रहे हैं 270 माइनस 250, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, रूट के अंदर 270 गुणा 270 में से 120 यहाँ पे चला जाएगा आपका, तो 150 गुणा 270 में से 170 चला जाएगा 100 बचेगा, 270 में से 250 चला जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे आप तो 15 दूना 30, आप 15 का 150 का 20 में गुणा कर दो, तो ये वैल्यू होगा 270 गुणा 3000 गुणा 100,
कैलकुलेशन है ये आपको ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 की पावर 4 मुझे दिख रही है, तो यानी 3 × 3 यानी 9 बाहर आ जाएगा। और चूंकि ये टोटल आपके 6 जीरो हैं, तो 10 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, यानी 3 3 9 और इसके आगे 3 जीरो, 9,000 आपका यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको सेल्फ करना है, कैलकुलेशन करिए और सीखिए साथियों, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे है, इसको देखिएगा, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। एंगल ए पी क्यू जो है वो 80 डिग्री है। एंगल पी आर डी 127 डिग्री है। तो यहाँ पर एक्स का मान बताइए क्या होगा। कह रहा है दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू 80 के बराबर है और पी आर डी 127 डिग्री के बराबर है, तो एक्स का मान बताइए क्या होगा। अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का अगर आप नियम यहाँ पे लगाओगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का, तो अगर ये 80 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इट मींस दैट यहाँ 80 डिग्री हो गया। ये एक्स है उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, और ये सीधी लाइन पे कुल ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 180। 180 में से 127 घटा देंगे जो कि ऑलरेडी इस साइड बना हुआ है, तो कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे 53 डिग्री, है ना। 53 डिग्री मतलब यहाँ पे जो अंदर जो एंगल बनेगा वो 53 डिग्री बनेगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए साथियों, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो 80 प्लस एक्स प्लस 53, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। 80 प्लस 53 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 133। 133 प्लस एक्स बराबर 180 है, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 180 माइनस 133, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 47 डिग्री आ जाएगी, है ना। 33 7 40 और 40 4 40 और 40 80, ठीक है, तो 47 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी पॉइंट और क्यू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स दिए गए हैं और इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है आपको। पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दी गई है, इनके बीच की दूरी बतानी है। तो फॉर्मूला वही है आपका, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस का x1 यानी माइनस का a माइनस का b का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी माइनस का a माइनस का b माइनस y1 यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको। ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि आप a से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ b और b मिलकर के माइनस का 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और माइनस a और माइनस b a मिलकर के माइनस का 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। d इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, और यहाँ पे 2a का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, है ना। तो अगर आप 4 कॉमन लो बाहर निकालो तो 2 हो जाएगा और रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 2 ब्रैकेट में 2 रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज के इस मैथ्स की क्लास का, मतलब इस क्लास का मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कह रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, ठीक है साथियों। देखिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो यहां से अगर आप सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर इस 1 को हम दूसरी तरफ भेज दें तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 को, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को भेजेंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा
और टेन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का मतलब है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब चूंकि पता है कि आपको टेन थीटा बराबर में वन अपॉन कॉट थीटा होता है या कॉट थीटा में वन अपॉन टेन थीटा होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा को इनटू माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो जो जिससे कट रहा है उसको काट दो, टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल, माइनस का वन आ जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर इज माइनस का वन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारे मैथ्स का जो 25 क्वेश्चंस थे यानी पार्ट वन के, ये 25 मैथ्स के क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिए सेट नंबर 6 के। अब आते हैं हम सीधे केमिस्ट्री की तरफ, और केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पर केमिस्ट्री का आ चुका है। सवाल है आईयूपीएसी नॉमनीक्लेचर से, है ना, आईयूपीएसी नॉमनीक्लेचर से है। तो देखिए आईयूपीएसी नॉमनीक्लेचर में सबसे पहला जो सबसे लॉन्ग ब्रांच होता है उसको चुनते हैं हम लोग। कह रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ फोर मेथिल पेंट टू इन वन ऑल, है ना, क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। फोर मेथिल पेंट टू इन वन ऑल की संरचना निम्न निम्न में से कौन सी है, ये आपका सवाल है आईयूपीएसी नाम से। इंग्लिश में हमेशा आईयूपीएसी नाम को सॉल्व करिए, आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब देखिएगा साथियों, हम लोग सबसे लंबी चेन चुनते हैं सबसे पहले, तो ये आपकी सीधी चेन है, तो इसमें कुछ सीधी चेन है सारी, तो इसमें कुछ चुनना नहीं है, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे और चेक करेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं वो सही नंबरिंग पे कहाँ पे कौन कौन सा आ रहा है। जैसे एक दो तीन चार, चार कार्बन है यहाँ पे, और चार कार्बन पे आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं चीजें। अब कह रहा है कि ये वन नंबर पे ऑल आ रहा है, अल्कोहल आ रहा है, तो बिल्कुल OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है दूसरे नंबर पे ईन आ रहा है, मतलब दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो दूसरे नंबर पे बिल्कुल ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद कह रहा है चौथे नंबर पे मीथेन, मतलब मेथिल आ जाएगा, तो इस हिसाब से चौथे नंबर पे यहाँ मेथिल भी आ रहा है। इट मींस दैट यही आपका करेक्ट आंसर है, फोर मेथिल पेंट टू इन वन ऑल का जो जो आईयूपीएसी नंबर है नेम है वो इसी कंपाउंड का है, नहीं ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर वाटर हार्डनेस, कौन सी यूनिट यूज होती है वाटर हार्डनेस को मेजर करने के लिए। तो जो यूनिट यूज होती है वो होती है पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम। पीपीएम में हार्डनेस को, हार्डनेस ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। हिंदी में सवाल क्या था, जल की कठोरता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग प्रति मिलियन भाग यानी पार्ट्स पर मिलियन का प्रयोग करते हैं पीपीएम का। इंग्लिश में ही याद रखिए, देखिए हिंदी वाले ने भी इंग्लिश ही दिया है लास्ट में, ठीक है, तो इंग्लिश ही याद रखिए, वही आपके लिए अच्छा है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कॉजेज द हार्डनेस ऑफ वाटर, एक्सपोजर टू सनलाइट, presence of dissolved organic compounds, high concentration of dissolved oxygen, presence of dissolved minerals such as calcium and magnesium ions। सवाल क्या कह रहा है कि जल की कठोरता किसके कारण होती है, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आना, घुलित कार्बनिक यौगिकों की उपस्थिति, घुलित ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता, या कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के घुले हुए खनिजों की उपस्थिति। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे साथियों, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन घुले होने की वजह से यहाँ पर हार्डनेस ऑफ वाटर जो है देखने को मिलता है, नहीं वाटर की हार्डनेस देखने को मिलता है साथियों, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर देखने के लिए यहाँ पे क्यों मिलता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से। अब देखिए इसमें भी दो तरीके का हार्डनेस होता है, एक तो ये तो क्लियर हो गया, क्या राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लेकिन अगर हम हार्डनेस की बात करें तो दो तरीके का होता है, एक होता है टेम्पररी हार्डनेस और दूसरा होता है साथियों परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। तो अगर हम बात करें साथियों टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस की, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस होती है, बाइकार्बोनेट की वजह से जो हार्डनेस होती है वो टेम्पररी होती है, और परमानेंट हार्डनेस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयंस की वजह से होती है, सल्फेट और क्लोराइड आयंस की वजह से। तो करेक्ट आंसर तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग नॉन स्टिकी कुकवेयर, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपलाइन,
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी या पॉलीएथिलीन। कह रहा है नॉन स्टिकी बर्तनों को बनाने में सामान्यतः कौन सा बहुलक उपयोग किया जाता है, टेफ्लॉन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड या पॉलीएथिलीन। देखिए साथियों, जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स हम लोग यूज करते हैं, बर्तन यूज करते हैं जिसमें खाना चिपकता नहीं है बनाते समय, उसमें हम लोग टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन की परत चढ़ा देने से वो क्या हो जाते हैं, नॉन स्टिकी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ ट्रांजिशन मेटल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक संक्रमण धातु है, हाइड्रोजन, क्रोमियम, कार्बन या नाइट्रोजन। संक्रमण धातु यानी ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं, जो ग्रुप डी में आते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं इसको। कार्बन अगर आप देखोगे तो एक कार्बन फैमिली आपका पी ग्रुप में चला जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका पी ग्रुप में, यानी कि अगर हम बात करें तो आपका पी ग्रुप में चला जाता है, नाइट्रोजन पी ग्रुप में चला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम जो है यहाँ पे ग्रुप डी से संबंधित या डी ब्लॉक से संबंधित जो है आपका, डी ब्लॉक से संबंधित एलिमेंट है, और यही आपका क्या होगा, ट्रांजिशन मेटल होगा, है ना। यानी मतलब आपका ये एस ब्लॉक से संबंधित है, ये पी ब्लॉक से संबंधित है, ये पी ब्लॉक से संबंधित है, इसलिए ये आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं हो सकते। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्कली मेटल्स इज। कह रहा है कि क्षारीय धातुओं का संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कौन सा होगा। तो देखिए बच्चों, जो आपका क्षारीय धातुएं होती हैं वो फर्स्ट ग्रुप होती हैं, और उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सेल में प्रवेश करता है। NS1 उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NS1 इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अगला सवाल, सीधे से ऐसे समझ सकते हैं, एल्कली मेटल्स का क्या होता है, जो वैलेंसी होती है वो एक होती है, ठीक है, सीधी सी बात है। द आयंस O2 ऑक्सीजन पे -2 एंड फ्लोरीन पे माइनस आर रेफर टू एज आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक्स स्पेसीज, आइसोबार्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। कह रहा आयन ऑक्सीजन पे -2 और फ्लोरीन पे माइनस आयन कहलाते हैं समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम भारिक या सम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे वो 8 + 2 यानी कि 10 दिखाई देंगे, क्योंकि माइनस का 2 आयन है इस पे। फ्लोरीन वैसे तो एटॉमिक नंबर क्या है, 9 है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे 9 + 1 यानी 10, यानी कि यहाँ दोनों जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बराबर है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। इट मींस दैट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगे, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपस में बराबर है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक तनु जलीय विलयन में क्या मौजूद होता है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इस रिएक्शन को याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर जगह आरआरबी एलपी से लेके एसएससी, आपका एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये हर जगह पूछा जा रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोबारा जरूर रिपीट करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें तनु जली विलयन है, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl का एक H2O के साथ आपका रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन पे माइनस आयन आपको मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, इसको कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन पे माइनस आयन आपको मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है इन एलिमेंट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियाई, एलिमेंट्स बिहेवियर, एलिमेंटल बिहेवियर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके आवर्ती फलन होते हैं परमाणु क्रमांक के, परमाणु त्रिज्या के, तत्वों के व्यवहार के या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो देखिए, जो पीरियोडिक टेबल में तत्व के भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन है, एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड हैज द मोस्ट पोलर कैरेक्टर। कौन से बॉन्ड का मोस्ट पोलर कैरेक्टर है यहाँ पे, है ना, कौन से बॉन्ड का मोस्ट पोलर कैरेक्टर है।
तो यहाँ पर CF का यानी यहाँ क्लोरीन और सॉरी कार्बन और ब्रोमीन है, कार्बन और सल्फर है, कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन और फ्लोरीन है ना। चार ऑप्शन है आपके पास। निम्न में से किस बंध में सर्वाधिक ध्रुवीय गुण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो C और F यानी कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड हैज द मोस्ट पोलर कैरेक्टर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इसमें मोस्ट पोलर कैरेक्टर पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CF बॉन्ड, यानी करेक्ट आंसर होगा जो डी। ठीक है, अगला सवाल, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज, मास नंबर एक एलिमेंट का क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कह रहा है किसी तत्व का परमाणु भार होता है प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या, या इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए साथियों, किसी भी न्यूक्लियस न्यूक्लियस में या परमाणु भार, या बात करें मास नंबर की, ठीक है, जिसको हम ए से दिखाते हैं, वो आपका बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए आप ये स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है? कह रहा है विच सॉल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, प्लास्टर एंड फर्टिलाइजर्स? कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। सीमेंट, प्लास्टर और उर्वरकों के उत्पादन में सामान्यतः किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए बच्चों, कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, CaSO4 का यूज होता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें वर्टिकल कॉलम होती है जो, वो क्या कहलाती है आपकी? तो जो बच्चों वर्टिकल कॉलम होता है उसे हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें हम लोग ग्रुप्स कहते हैं, समूह कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ऐसे। ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग factors affects the rate of dissolution of a solute in a solvent: density, color, shape, temperature। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी विलायक में विलेय के घुलने की दर को प्रभावित करता है? घनत्व, रंग, आकार या तापमान? तो जो प्रभावित करता है वो है तापमान। टेम्परेचर इज द करेक्ट आंसर। टेम्परेचर जो है साथियों बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, टेम्परेचर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला सवाल, ये अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले सवाल आपको बताया है हार्डनेस ऑफ वाटर से संबंधित। सवाल ये है, द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर आर सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। हिंदी में सवाल है, जल की स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार आयन है सल्फेट और नाइट्रेट, कार्बोनेट और क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट, और क्लोराइड एंड सल्फेट, है ना। तो साथियों देखिएगा यहाँ पे जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है कौन? क्लोराइड और सल्फेट, यानी करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्लोराइड और सल्फेट जो है जिम्मेदार होता है। चलिए हाईएस्ट प्रायोरिटी पे यही रखेंगे हम। अगला सवाल, इन अ कंपाउंड हाउ मेनी बॉन्ड्स कैन वन कार्बन एटम फॉर्म? कह रहा है एक कार्बन परमाणु किसी यौगिक में कितने बंध बना सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक कार्बन परमाणु किसी यौगिक में बना सकता है कुल यहाँ पर 4 बंध, यानी करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला सवाल, कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन इज मेड ऑफ, है ना, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इथाइन इज मेड ऑफ। कह रहा है कि इथाइन का त्रिबंध बना होता है। तो देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में मैंने बताया था कि सभी में एक एक सिग्मा बॉन्ड होता है, लेकिन अगर पाई बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड में 0 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, है ना। तो यहाँ पर सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, वनली फेरस ऑक्साइड, या नन ऑफ दिस? रासायनिक रूप से जंग होती है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरस ऑक्साइड, केवल फेरस ऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा।
H2O3.NH2O इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, है ना। कौन सा एक एग्जाम्पल है नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, है ना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व का उदाहरण है। तो कार्बन रेडियो एक्टिव नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, यूरेनियम ही एक रेडियो एक्टिव दिख रहा है ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन LiH इज, है ना। LiH में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का, ये आपसे पूछा जा रहा है। LiH में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन की बताने के लिए लिथियम का पता होना चाहिए। लिथियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। तो +1 प्लस आपका हाइड्रोजन हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर में 0, तो H इज इक्वल टू -1, यानी हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है कि विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक सिंबल कैल्शियम इन द पीरियोडिक टेबल, है ना। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में कैल्सिय जो है किसका सिंबल है ना। आवर्त सारणी में किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Ca है, तो कैल्शियम का है भैया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कॉपर को Cu से दिखाते हैं, क्रिप्टन को Kr से दिखाते हैं, है ना, क्रोमियम को Cr से दिखाते हैं। ठीक है, ये सिंबल याद होने चाहिए। चलो भाई अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 97 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है अप टू विच एलिमेंट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज फाउंड एप्लीकेबल इन पीरियोडिक टेबल, कोबाल्ट, पोटेशियम, ऑक्सीजन या कैल्शियम। कह रहा है कि आवर्त सारणी में अष्टक नियम किस तत्व तक लागू हो सका। तो जो आवर्त सारणी थी अष्टक नियम की, उसमें जो अष्टक नियम लागू हो सका वो कैल्शियम तक हो सका। कैल्शियम इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम जो है साथियों बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैल्शियम जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, कौन सा एक नेचुरल पॉलीमर है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो यहाँ पर सेल्यूलोज जो है बच्चों वो एक नेचुरल पॉलीमर है, बाकी सभी आर्टिफिशियल है। पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपलाइन या पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सभी। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ही एक प्राकृतिक है, बाकी सभी यहाँ पर आपके आर्टिफिशियल है, यानी कि कृत्रिम है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मॉडल what does the term orbital refers to, the energy level of an electron, the region where electrons are likely to be found, the nucleus of the atom, the path followed by an electron। इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल में ऑर्बिटल शब्द का क्या अर्थ है। इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर, वह जगह जहां इलेक्ट्रॉन को पाया जा सकता है, परमाणु के नाभिक या इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुसरण किए जाने वाला पथ। तो करेक्ट आंसर होगा वह जगह जहां इलेक्ट्रॉनों को पाया जा सकता है, अधिकतम संभावना है, द रीजियन वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर लाइकली टू बी फाउंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमन जूस या विनेगर। बताइए भाई क्या करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, ये आपका सवाल है ना। बताइए भाई। तो देखिए साथियों, लाल लिटमस को नीला कर देना, तो मैंने एक ट्रिक बताया था, लल्लन, ल मने लिटमस पेपर, ल मने लाल यानी कि अम्ल में लाल, और क्षार में नीला रंग दे रहा है, क्षार में नीला, यानी कि जो नीला रंग देगा वो क्षार में देगा। यानी देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर क्षार है। NaSCO3 बेकिंग सोडा, ये क्या है, एक क्षार है, एक बेस है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। बाकी सब एसिड के कैटेगरी में फॉल डाउन हो जाएंगे, इसलिए करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसी के साथ साथियों कुल 50 क्वेश्चन हम लोग सेट नंबर 6 के कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के अगले 50 क्वेश्चन को हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा उसमें कवर करेंगे, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन जो है मैथ्स के और 25 क्वेश्चन हम लोग फिजिक्स के कवर करने वाले हैं साथियों। तो आप सभी जो है
डेली लाइव क्लासेस जो है बच्चों बिल्कुल ज्वाइन करना ना भूलें। सुबह 10 बजे डेली लाइव ज्वाइन करें साथियों। देखिए जो आपका ये पीडीएफ है क्लासेस की, ये पीडीएफ आपको सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर मिलेंगी। सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर आपको 150 क्लास में ही मात्र पूरा फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स का कंप्लीट कोर्स कवर करा दिया गया है। तो ये चीज आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको वहां पे हैंड रिटन मिल जाएंगे, तो नोट्स बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी पूरा क्लास खत्म करो और बस नोट्स का रिवीजन करते जाओ, कुछ लिखना उखना नहीं है। और साथ में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर पिछले 10 साल के 10 ईयर के आपको मिल जाएंगे। और जो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2024 वाला सॉल्व करा रहा हूं, इस ये भी इसका सॉल्यूशन वाला पीडीएफ भी आपको क्लास के साथ साथ वहां पर अटैच करके मिल जाता है ना। तो सारी चीजें ये आपको सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर मिल जाती हैं। जो इसके पीडीएफ नोट्स होते हैं, जो भी यूट्यूब पर लाइव क्लासेस होती हैं, वो सारी क्लासेस की पीडीएफ और नोट सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर मिल जाएगा। कोर्स जो है 499 का है, लेकिन अभी 398 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पे आप मैसेज डाल सकते हैं साथियों। और अगर आपने अभी तक सोनू सर क्लासेस ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। फ्री टेस्ट वहां पर अवेलेबल है, टेस्ट दे सकते हैं फ्री, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सोनू सर क्लासेस वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं। सोनू सर क्लासेस डॉट क्लासेस डॉट सी ओ डॉट इन ये वेबसाइट है। यहाँ पर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं कोर्सेज को आप, ठीक है। और ग्रुप के भी कोर्स अवेलेबल है सोनू सोनू सर क्लासेस ऐप के अंदर। वहां पे ग्रुप के का कोई भी चार्जेस नहीं है। ग्रुप ए के कोर्सेज का मतलब ग्रुप ए का जो कंटेंट है उसके चार्जेस है 398। बाकी ग्रुप के जो भी कंटेंट उसमें है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ग्रुप के 2 का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज सिलेबस कंप्लीट मिल जाएगा। ग्रुप के 3 का मिल जाएगा। इन दोनों ग्रुप का आपका कंप्लीट मिल जाएगा। और बाकी के जो ग्रुप है के 1 के 4 के 5, इनके जो कंटेंट है वो आपको प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको इसी कोर्स के अंदर जो है देखने मिल जाते हैं। जिसका कि पीवाईक्यू भी मैं यूट्यूब पर ही सॉल्व कराऊंगा, लेकिन जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगे। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। और आज का ये जो वीडियो है, जो सेशन है, वो पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सेशन को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करिएगा जो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2025 या आईआरटी प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त, बेहतरीन और शानदार तैयारी बच्चे कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो लाइव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।